बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में हुक्मरानों पर या इदारों के सरबराहों पर या उन अफराद पर जो मुल्क के अंदर अहम ओहदों पर फायज होते हैं उन पर तनकीद करना या उनकी किसी पॉलिसी से इख्तलाफ करना एक मुख्तलिफ चीज़ है, और मुल्क की सलामती पर अपना इजहार ख्याल करते हुए मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँचाना बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ शुमार की जाती है। लेकिन पाकिस्तान में हमने देखा कि बाद ऐसे बयानात भी सामने आते हैं जिस पर बड़ी बहस होती है, और ये कहा जाता है कि ऐसे बयानात से मुल्की सालमियत को ख़तरात लाक होते हैं और ऐसे बयानात मुल्की सलामती के ख़िलाफ़ हैं, इसलिए ऐसे बयानात से गुरेज किया जाना चाहिए। एक ज़िम्मेदार सियासी रहनुमा होने के नाते हर शख्स से ये तवक्को की जाती है, खा वो सियासतदान हो, खा तजियाकार हो, खा किसी इदारे का सरबराह हो, ये कहा जाता है कि उसे कोई भी बात कहते हुए इस बात को पेश नज़र ज़रूर रखना चाहिए कि जहाँ मुल्क की सलामती का मसला हो, मुल्क की दिफा का मसला हो या मुल्क की अपनी जो पॉलिसी है, कौमी पॉलिसी, उसका लिहाज रखा जाना चाहिए। लेकिन हमने ये भी देखा कि जब तनकीद की जाती है अफराद के ऊपर, जब तनकीद की जाती है किसी इदारे के सरबराह के ऊपर, जब तनकीद की जाती है किसी अदलिया के मुअज़्ज़ज़ जज के ऊपर, तब भी ये कहा जाता है कि शायद उससे इदारे का वक़ार मजरूह हुआ है और उससे मुल्क की सलामती को ख़तरात लाक हुए हैं। ये बड़ी बारीक लाइन है जिसका ड्रा किया जाना ज़रूरी है, और फिर इस पर बहस मुबाहिसे से पहले ये भी जांचा जाना बड़ा ज़रूरी है कि जो शख्स बात कर रहा है, जो तनकीद कर रहा है, वो किस वजह से तनकीद कर रहा है और उसकी वजूहात क्या है, और क्या वाकई वो किसी दुश्मन मुल्क के बयानिए को फ़रोग़ दे रहा है या उसके बयान को ऐसे लिया जा रहा है कि वो मुल्क की दुश्मन बयानिए को उससे फ़रोग़ मिल सकता है। फिर इन हालात में जब मुल्कों को मुख्तलिफ मसाइल का दरपेश होते हैं, इन हालात में शायद गद्दारी के फतवे भी लगते हैं, जब सियासत एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस हद तक अपनी हदों को क्रॉस कर जाती है कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए गद्दारी के फतवे, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात कायम करने की बातें, फिर मुल्क को दुश्मन करार देना, ये हमारी पूरी सियासी तारीख इससे भरी पड़ी है। मादरे मिल्लत को भी इस मुल्क के अंदर गद्दार कहा गया, और बहुत से ऐसे एक लंबी फहरिस्त है जिसको यहाँ आज गिनवाया जा सकता है। ANP के हवाले से भी बहुत सी बातें की जाती थी, लेकिन यही ANP थी कि जब मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ दहशत गर्दों ने निशाना बनाना शुरू किया तो सबसे ज़्यादा KPK के अंदर ANP के रहनुमा उसका निशाना बने। इसलिए बहुत मुश्किल फ़ैसला करना होता है कि कौन मुल्क दुश्मन हो सकता है, कौन किसी के इक़दाम से, किसी की बात से क्या जो है मानी अखज़ किए जा सकते हैं, ये भी बड़ा एक अहम सवाल होता है। फवाद चौधरी साहब कौमी असम्बली में जवाब दे रहे थे एयाज सादिक साहब को। एयाज सादिक साहब के बयान के बाद काफ़ी बहस हुई है कि उनको बयान देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था, उनका बयान किन के ख़िलाफ़ था, किसको फ़ायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ। लेकिन फवाद चौधरी साहब जब उसका रिप्लाई कर रहे थे कौमी असम्बली के अंदर, मैं आज भी समझता हूँ कि फवाद चौधरी साहब ने जो कुछ कहा, अगरचे वो जो बात कर रहे थे, वो जिस अंदाज से बात कर, जिस कंटेस्ट में बात कर रहे थे, उसका कतई मकसद ये नहीं था कि वो पुलवामा के अंदर जाके उस वाक़े को कबूल कर रहे थे, बल्कि उनके कहने से मुराद ये था कि जो कुछ भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहा है उसके जवाब में पाकिस्तान ने भारत को उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन उसको भी महज एक सियासी रंग देने की कोशिश की गई। ज़रा सुनिएगा फवाद चौधरी साहब ने पार्लियामेंट में क्या कहा। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर। वहां पे पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। अब इस बयान को भी हम तोड़ मोड़ कर जब पेश करते हैं और हम ये समझते हैं कि शायद वो पुलवामा की जिम्मेदारी कबूल कर रहे थे, अगरचे इस अपनी स्पीच के आखिरी हिस्से में उन्हें बड़ी वजाहत से कहा था कि पुलवामा के बाद जो भारत ने हमारे खिलाफ जो कोशिशें की, जो जारियत की, उसका हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। यही कुछ सूरत हाल एयाज सादिक साहब के हवाले से भी है। एयाज सादिक साहब ने जो कुछ कहा, अगरचे उस पर आज भी दो आरा मौजूद हैं कि एयाज सादिक साहब को बड़ी एक जिम्मेदारी और एक अहम ओहदे पर फायज रहे, उनको नहीं कहना चाहिए था, लेकिन पूरे मुल्क के अंदर बैनर लगे हुए हैं, गद्दार कहा जा रहा है और उनके खिलाफ मुकदमात कायम करने की दरख्वास्तें दी गई हैं। इसका भी जायज़ा लिया जाना ज़रूरी है कि क्या इस किस्म के इक़दाम से पाकिस्तान के अंदर जो एक बेचैनी है और पाकिस्तान में जो एक तफरीक बढ़ती हुई है, ये किस हद तक बढ़ जाएगी, उसके मुल्क की सियासत को कितना नुकसान होगा। बाज़ बड़े सियासी रहनुमा, बड़े तजियाकार, बड़े अहम ओहदों पर फायज आज भी ये समझते हैं कि इन हालात में कौमों को आगे बढ़ के किसी डायलाग की तरफ जाना चाहिए इन मसाइल से निकलने के लिए, और एक दूसरे के खिलाफ फतवे लगाने की बजाय मुल्की मामलात को संभालना चाहिए। लेकिन हुकूमत में बैठे हुए लोग भी और अपोजिशन में बैठे हुए लोग भी शायद मामलात को और ज़्यादा बिगाड़ना चाहते हैं। आज के प्रोग्राम में इसका जायज़ा लेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे मुल्क के मुमताज़ दिफाई तजिया निगार जनरल नईम खान लोधी साहब।
जनरल साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। उनके साथ तशरीफ रखते हैं मलिक अहमद खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा, और हमारे साथ मौजूद हैं पेशावर से शौकत यूसुफजई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। जनरल नईम खान लोधी साहब, अगर प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करूँ, जिस किस्म की आज बहस हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर हो, टेलीविजन चैनल्स पर हो, और एक दूसरे के खिलाफ जो बयानबाजी जिस हद तक क्रॉस हदूद को करती दिखाई देती है, क्या आप समझते नहीं हैं कि इससे मुल्क के एक माशरे को और पूरी एक तफरीक जो बढ़ती हुई नज़र आती है हमें, वो बढ़ती चली जा रही है, फिर उससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अगरचे इस बात का जायज़ा ज़रूर लिया जाना चाहिए कि अगर किसी शख्स ने कोई स्टेटमेंट दी है, किसी जिम्मेदार ओहदे पर फायज रहने वाले शख्स ने स्टेटमेंट दी है, तो उसके पस मंज़र को और उसके तमाम मंदरजात को देख के फिर ही कोई फैसला किया जाना चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि सिचुएशन जो है ये बहुत अफसोसनाक है, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। बजाय इसके कि दोनों साइडें अपनी लड़ाई को सिर्फ पॉलिटिकल हदूद में रखती, दोनों साइडों ने मतलब साफ ज़ाहिर है अपोजिशन ने तो सीधा निशाना बनाया है, और हुकूमत का खैर फ़र्ज़ भी बनता है वो उनको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जितनी बातचीत है वो इस बात पे हो रही है कि जी हमारी मुसल्लह अफवाज, हमारी बहादुर अफवाज इधर से, और उधर से ये कि फ़ौजों के घुटने कांप रहे थे या टांगें कांप रही थी, या जो भी है। तो ये बड़ी, पहले आपको पता है जब भी कोई मसला बड़ा उठता था, पॉलिटिकल पार्टीज में कोई टकराव होता था, तो फौज ही आके ये सारा बीच बचाव करती थी, इनकी बातचीत करवाती थी। अब कौन करवाएगा? जुडिशरी रह गई है, जुडिशरी पर भी साफ उंगली उठाई गई है, नैब भी वो भी ज़ेरे इताब है, और इलेक्शन कमीशन की तो बात ही क्या है। तो अब असल जो गंभीर सूरत हाल है वो ये है कि कोई आर्बिट्रेटर नहीं है अभी मुल्क में मौजूद जो इस सारी सिचुएशन को कर सके। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, दोनों बयानों में एक फ़र्क है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, याद सादिक साहब ने जो कहा उसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि क्या उन्होंने झूठ कहा या सच कहा, ये भी मुमकिन है कि उनको समझ जो आई उन्होंने वो कहा। तो इसको तो हम छोड़ देते हैं, सारी दुनिया ने फिर बहुत बहस कर ली है कि अगर किसी के कहने पे हमने वापस बंदा करना होता तो कुलभूषण आज तक हमारे पास है, वो वापस नहीं ले सके। फिर जब उनका जहाज नीचे गिर गया था, इतनी उनको हजीमत हुई थी, तो वो हजीमत आज तक लिए फिर रहे हैं। अगर उनमें इतनी ताकत होती तो उसका बदला उतार लेते, अभी तक वो नहीं उतारा। दूसरी बात ज्यादा अहम है कि एक सीक्रेट मीटिंग जो बहुत एतमाद जिस बातचीत की गई उसको बाहर लेकर आ जाना सामने, और मैं बल्कि जानना चाहूँगा मलिक अहमद खान साहब से कि वो कैसे इसकी क्या तावील पेश करेंगे। अब ये अलग बात है कि क्या कुछ कहा जा सकता है पार्लियामेंट के फ्लोर पे जबकि ओपन प्रोसीडिंग्स हों, और क्या नहीं कहा जा सकता। मेरा अपना ख्याल ये कि गवर्नमेंट को पहले तो जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के पास, वो बताए कि जी एक तरफ तो सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है, दूसरी तरफ वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे हुई है, तो आप हमें गाइड करें कि इस सिलसिले में क्या किया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है उस पर होगा। जो कुछ दूसरी तरफ से कहा गया है पुलवामा के बारे में, वो कोई किसी मीटिंग का तज़किरा नहीं है, किसी सीक्रेसी का तज़किरा नहीं है, और इस किस्म की तो जब से ये कितनी बातें हुई हैं जिनको स्लिप ऑफ टंग कहकर कहा गया है। देखिए, जब कोई जंग होती है ना, तो जब उसका तज़किरा होता है तो उस किसी इलाके का नाम होता है कि भी ये जंग ओहद है, ये जंग खंदक है, ये जंग पुलवामा है, इस तरीके की बातचीत होती है। तो वो खैर, इसको मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी को जस्टिफाई नहीं करता, मैं ये बात कहूँगा, बाकी बातें आप बाद में आगे कर लीजिएगा। ये जो सिचुएशन है इसमें मैं किसी को कभी गद्दार नहीं कहता, और मेरा ख्याल कोई है भी नहीं, बेहतरीन लोग हैं, और मैं आलाकार भी कहता, लेकिन मुझे अगर सहूलतकार कहने की आप इजाज़त दें तो वो मेरा ख्याल इसमें कोई शक छुपा नहीं है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है हमारे इर्द गिर्द, जिस तरीके से हिंदुस्तान हमारे साथ कर रहा है, हमें पता है कि वो क्या कर रहा है बलूचिस्तान में, जो पुराना हमारा फाटा था, जो पिछली कैजुअल्टीज हुई हैं। तो टाइमिंग्स को आप देख लें, अगर उसमें मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि थोड़ा वक्फा कर लें, थोड़ा ठहर जाएं, और अगर ये सिर्फ करते ना उसमें पॉलिटिकल उसमें रहते कि जी महंगाई है, बेरोजगारी है, तो बहुत इनको फायदा होता। बहरहाल एनीवे, बाकी बातचीत में बाद में करूंगा। ओपनिंग में यही कहूंगा कि काबिल अफसोस है और इसके रुकने का कोई इम्कान नहीं है जब दोनों तीनों चारों फ्रीक जो इसमें है वो खुद बैठकर इस बात का फैसला न करें कि आए हम रुक जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। शौकत यूसुफजई साहब, जो जनरल साहब बात कर रहे हैं कि तमाम फ्रीकान बैठकर इस पे बातचीत कर लें, ये फैसला कर लें कि क्या मसाइल कैसे हल किए जा सकते हैं, बजाय इसके कि एक दूसरे के खिलाफ फतवे लगाए जाएं, बैनर्स लगाए जाएं, गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जाएं और ये कहा जाए कि पार्टी तकसीम कर दी जाए। शिबली फराज साहब भी आज कह रहे थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने आप को अलग करके एक नई जमात बना ले।
इस तरह से जमातों के अंदर जो तोड़ फोड़ है, इसका तो नुकसान पीटीआई को भी होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो जो पीडीएम बनी है और जो तहरीक की बात हो रही है, अगर इनके पास कोई एजेंडा है, अवामी इश्यूज़ है, महंगाई है, कोई इश्यूज़ और हैं, वो बात करना चाहे तो हुकूमत तो उसके लिए तैयार है। तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा है कि हम हर चीज़ पे मुज़ाकरात कर सकते हैं, ये सिर्फ एहतसाब के मामले को हम नहीं छेड़ना चाहते, ना उस पर कोई मुज़ाकरात होंगे, ना उस पर कोई कंप्रोमाइज़ होगा। तो देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आप आवाम के लिए निकले हैं, आवाम के, तो वो तो उस पर तो बात करने के लिए हुकूमत तैयार है। सेकेंडली, देखें जो इस वक्त नैरेटिव अपनाया है मुस्लिम लीग नून ने, वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। वो इस पहलू से कि देखें, ये मुल्क की अगर हम सियासत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अगर हमारे इदारे हैं तो सियासत में ये तो होते रहेंगे ना, हम करते रहेंगे। अगर ये इदारे हों, ये मुल्क हो, तो फिर तो सब कुछ है ना। लेकिन अगर आप अपने इदारों को इस तरह उनकी तस्दील करेंगे, इस तरह उनको कमज़ोर दिखाएंगे, तो ये मेरे ख्याल से ये इंतहाई खतरा। और वो बंदा, वो लोग जो हुकूमतों में रहे हैं, जो अहम ओहदों पर रहे हैं, अगर वो इस तरह की बातें करते हैं तो मेरे ख्याल से ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। देखिए, इस मुल्क में बड़े 15-20 साल तक दहशतगर्दी रही। ये तस्लीम क्यों नहीं किया जाता कि अगर इस दहशतगर्दी को ख़त्म किया गया, या अगर अमन आज कायम है, तो क्या इसमें फ़ौज का रोल नहीं है? क्या उन्होंने कुर्बानी नहीं दी है? क्या हमारी पुलिस ने कुर्बानी नहीं दी है? सिक्योरिटी इदारों ने नहीं दी? ये किस तरह की बातें हम कर रहे हैं? क्या हमने खुद बंदूक लेके हम खुद गए थे? ये जो बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, हमने अमन कायम किया। भाई, आपने कैसे अमन कायम किया? आप खुद जाके कहीं लड़े हैं? लड़ने वाला कौन था? असल चीज़ ये है कि हम क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे अपनी फ़ौज की कुर्बानियों को। फिर जो बातें हो रही जो हिंदुस्तान के साथ, जो इसके बाद जो अभी जो रिसेंटली जो हालात हुए, उस पर तो हम अपर हैंड है। तो हम अपनी फ़ौज को क्यों डिग्रेड कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए, पॉलिटिकली प्रेशराइज करने के लिए। इस तरह जो है ना, ये चीज़ें ठीक नहीं है। अगर गवर्नमेंट कह रही है कि इस तरह की बातें ना की जाएं, तो मेरे ख्याल से देखें, सियासत खेले, बिल्कुल खेले, जो मर्जी है, जलसे करे, जुलूस करे, कोई पाबंदी नहीं है। कोई किसी किस्म की गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं देने चाहिए, ना है। बात सिर्फ ये कि क्या हम अपने इदारों को बख्श नहीं सकते हैं? कभी हम सुप्रीम कोर्ट पे हमला करते हैं अगर हमारी मर्जी के खिलाफ फैसला आता है। अगर आप मुझे बताएं, सिंपल सी, मलक साहब, जी 3-4 जनरलों को तो मुझे नाम आता है, आर्मी चीफ का, जो नवाज शरीफ साहब के दौर में लगे, उन सब के साथ उनकी लड़ाई, और आप जो चीफ जस्टिस है उसके साथ लड़ाई, नेब के चेयरमैन के साथ लड़ाई। खुदा के लिए किसी को तो बख्श दो ना। ये आप क्या चाहते हैं कि सब कुछ आपके ताबे हो? ये ऐसे हो नहीं सकता है। ये कानून आइन ये बना इसलिए कि इस पे अमल दरामद हो। जब इससे आप आउट जाएंगे ना, तो चीज़ें गलत होगी। आप आप गए बीमारी में इलाज करने के लिए, अभी आप वहाँ से तकरीरें कर रहे हैं। आपने जो यहाँ के जिसने मईशत तबाह की, इस अगडार, उसको आपने वहाँ पनाह दी हुई है। आप कहते हैं वो भी बीमार है, आप भी बीमार है। ये कैसे बीमारी है जो आप तकरीरें करते हैं? वहाँ से 1-1 घंटा आप तकरीर करते हैं, आपका गला नहीं खुश्क होता है, आपको कोई तकलीफ नहीं होती है, आपका कोई प्लेटलेट्स ऊपर नीचे नहीं हो रहे हैं। तो ये चीज़ें देखनी चाहिए मलिक साहब। बिल्कुल ठीक है। मलिक अहमद खान साहब, जो शौकत साहब बात कर रहे हैं, वो कहते हैं गद्दारी की सर्टिफिकेट तो बांटना गलत है, नाम लगाना चाहते हैं, लेकिन जो अफवाज पाकिस्तान का किरदार है उसको भी सराहा जाना चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो, हिंदुस्तान के खिलाफ अगर हिंदुस्तान की जारियत का जवाब हो। लेकिन इसके साथ साथ जो याद सादिक साहब ने बयान दिया, एक सीक्रेट मीटिंग को, उसको ओपन करने की जरूरत क्या थी? हुकूमत पर तनकीद कर लेते। मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, बुनियादी बात क्या है? बुनियादी बात यह है कि जो भी जनरल साहब ने बात की कि कोई ऐसी मीटिंग जिसमें आपके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि आपके मीटिंग के कंटेंट्स जो हैं वो बाहर ना जाएं। बिल्कुल ठीक। ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात है और इस पे कोई दो राय नहीं हो सकती। जहाँ तक सरदार या सादिक साहब की ये स्टेटमेंट है जिसमें जो उन्होंने कहा, बाद में उन्होंने उसकी एक वजाहत भी दी, ये बिल्कुल अगर वो ना कहते तो ज़्यादा मुनासिब होता। इस तरह की बातें जो हैं वो कतई तौर पे जो हैं उनको इसमें एहतियात का दामन रहना चाहिए। और उन मीटिंग्स के अहवाल जो कि बाहर आए, या वो आपकी कोई प्राइवेट कॉन्वर्सेशन हो, या फॉर इंस्टेंस आप ये देख लें कि सरदार सादिक की और फॉरेन मिनिस्टर की कोई मीटिंग से बाहर भी कोई बात हुई हो, क्योंकि ये मीटिंग की डिटेल नहीं दी गई बाहर। ये उन्होंने कोई ऐसी जो कि ऑफ द मीटिंग कहीं कॉरिडोर्स में कोई उनकी बात हुई तो उसका हवाला देते हुए गालिबन उन्होंने कोई ऐसी बात की। जिस बैकग्राउंड में ये बात हुई वो भी सामने होनी चाहिए कि उससे पहले मुराद सईद एक तकरीर कर रहे थे
और मुराद सईद की तकरीर में चाहे वो कुलभूषण का जिक्र था या वो जिंदल का जिक्र था या वो नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान आने का जिक्र था, उसमें साथ साथ वो बिल्कुल गद्दारी के फतवे बांट रहे थे। जब इस माहौल में पार्लियामेंट के अंदर एक बात हुई, इन द हीट ऑफ द मोमेंट कोई बात हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी, बिल्कुल गैर मुनासिब है, कतई तौर पे नहीं होनी चाहिए थी, उसके साथ ये बात तो पहले कहने की है। बिल्कुल ठीक। टुडे ये वी आर वरीड हेड जो जन साहब ने बात की कि पार्लियामेंट में किस हद तक जो है वो प्रिविलेज्ड है डिबेट, और वो कौन सी लाइन है जो क्रॉस होगी तो आर्टिकल 66 पे सुप्रीम कोर्ट को जो कुछ कहना चाहिए। तो पार्लियामेंट में अंदर एक आर्बिटर बैठा हुआ है जो स्पीकर होता है, लेकिन जब आप बड़े ओहदों पे कुछ ऐसी तैनातियां कर देते हैं जिनसे फैसला करने की सलाहियत नहीं होती, तो ये स्पीकर एक्सपंज कर देते हैं अल्फाज को, वो सारी बहस वहीं दम तोड़ जाती। वो मुराद सईद के उन अल्फाज को भी एक्सपंज करते। और फिर काबिल एतराज सिर्फ ये नहीं है कि आपने क्या कहा, जो कि सरदार अय्याज सादिक ने जो कहा वो काबिल एतराज है, इतना ही काबिल एतराज कि अगर आपका 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी रिस्क है और वो गद्दार है, आपका आजाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी रिस्क है और वो गद्दार है और सेडिशन का पर्चा है उसके ऊपर, एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी जिसने करोड़ों वोट लिए हैं और वो 3 दफा बरसर इक़्तिदार रही है और वो आपकी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी पूरी सी गद्दार है, तो फिर लोग हर्ट होते हैं। फिर जब इस तरह के सूरत हाल पैदा हो तो फिर गलतियां होती हैं। वो गलतियां चाहे IGPs के अगवा की हों, वो गलतियां चाहे सरदार अय्याज सादिक के बयान की हों, तो ये अदा करती हैं कि जो लोग ऊपर बैठे हैं, चाहे वो जुडिशरी के सरबराह हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव के सरबराह हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी सरबराह हैं, ठीक है, वो इस हैजान से निकलने के लिए कहीं ये ना हो कि ग्रैंड डेडलॉक में फंस जाए। जहाँ हम ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहे थे वहाँ ये डेडलॉक क्रिएट हो जाए, तो ज्यादा मुनासिब होगा कि जो डेमोक्रेटिक वे है बातचीत के जरिए आप इंटरनली अपने आप को इतना साउंड कर लें कि आपके जो बयानिए स्टेट का बयानिए है जिसमें आपकी रियासत के दफा के मुतल्लिक बातें। और एक बात और मलिक साहब, आपके पास वक्त की किल्लत तो जरूर होगी, यहाँ ये मसले में आपको थोड़ा डिफरेंशिएट करना है कि जब हम किसी सियासी किरदार की बात करते हैं, फॉर इंस्टेंस हम कहें कि फौज का सियासी किरदार है, तो उस वक्त उनकी जो पेशा वराना सलाहियत है वो कभी भी ज़ेर बहस नहीं है। उस पर हमें फख्र है। हमारी एक पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की बेहतरीन आर्मी में से एक है, बड़ी डिसिप्लिन्ड आर्मी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जहाँ पर आइन की तरफ से मुतय्यन करदा हदूद है, इस इदारे का क्या किरदार होगा और उस पर कोई सवाल उठे तो उसको जरा डिफरेंशिएट रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मगर साहब, मुझे छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेनी है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस पर भी बात करेंगे कि सियासतदानों ने कहाँ कहाँ अपनी हदूद को तजावज़ किया। जब हम कहते हैं कश्मीर पर डायलॉग होता है, कुछ लोग उठते हैं हुकूमत को कहते हैं कश्मीर बेच डाला, कुछ लोग कहते हैं कश्मीर से गद्दारी कर ली। इस किस्म के जब फतवों का आगाज़ हुआ उस वक्त से लेके आज तक ये मुसलसल बढ़ते ही चले जा रहे हैं, ये रुकेंगे कैसे? इस पर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। सब अगर आप जायजा लें अपोजिशन और हुकूमती बयानात का, आपको लगता नहीं है कि दोनों तरफ से फौज को सियासत में घसीटने की बातें या फौज को इन्वॉल्व करने की बातें दोनों तरफ से हो रही हैं? अगर एक फरीक कोई बात करता है, दूसरा फरीक उससे बढ़ चढ़ के फौज की इन्वॉल्वमेंट की बात करना शुरू कर देता है। देखें, इसमें एक तो मैं एक जुमला कह देता हूँ कि इसमें हो सकता है फौज का भी कोई कसूर हो, क्योंकि ये परसेप्शन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें न्यूट्रलिटी फौज की जो है वो नजर ना आए, क्योंकि फौज ने तो जो भी कल आएगा गवर्नमेंट उनके साथ काम करना है, उनके अंडर काम करना है। लेकिन ये बात मैंने शुरू में ही कही थी और आपसे मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये तो ऐसे तो रिस्ट्रेन नहीं होंगी दोनों साइडें। मैं तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो रिस्ट्रेन करें दोनों साइडों को कि जी आप अपना जो मर्जी बातें कर लें, जो मर्जी काम कर लें, ये हुआ वो हुआ, आपने ये वादा किया था, ये नहीं किया था। मेहरबानी करके फौज को माफ करें। फौज इस कदर गले तक मुख्तलिफ कामों में इस वक्त फंसी हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे तो आइडिया है क्योंकि मैं पुराना फौजी हूँ। इस वक्त जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है, जो कश्मीर में हो रहा है, जो अमेरिका हमारे मतलब सोच रहा है, जो हिंदुस्तान हमारे मतलब सोच रहा है, जो जाती हुई हुकूमत है अफगानिस्तान की NDA समेत हमारे साथ कर रही है,
आपको अंदाजा नहीं है कि वो क्या क्या यहाँ पर हो रहा है। इसके दौरान जब हम बात करते हैं, कहते हैं जी हमें आप हाइब्रिड वॉर और 5th जनरेशन का को देते हैं, खाम खा अपने आप को बचाने के लिए करते हैं। भाई मर्जी है आपकी, अगर आप समझ जाएं तो अच्छी बात है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि इस वक्त मुल्क ऐसे हालात में है कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपोजिशन से भी और गवर्नमेंट से भी कि बाकी कामों को छोड़कर ये गौर करें कि हमारे इर्द गिर्द हो क्या रहा है और हमारे साथ क्या होने वाला है। बिल्कुल ठीक है। शुक्र यूसुफ साहब, यार सादिक साहब ने आज कहा कि मेरे बयान के बाद जो हुकूमत है उसने अफवाज पाकिस्तान को इसमें मुलवस करने की कोशिश की, इस सियासी लड़ाई में अफवाज पाकिस्तान को नहीं लाया जाना चाहिए था। क्या आप भी समझते नहीं है कि अगर उनका मकसद आपकी हुकूमत के ऊपर तनकीद था तो अफवाज पाकिस्तान को दरमियान में नहीं लाया जाना चाहिए था? देखिए, मेरे ख्याल से अब वजाहतें करने से अब कोई फ़ायदा तो है नहीं। जो उनके मुंह से बात निकली वो तो निकल चुकी, उस पर तो माफ़ी हो सकती है कि आप माफ़ी मांग लें। बाकी ये बातें छोड़े कि आपके दिल में क्या है। दिल कौन देखता है भाई? आपने जो बात कर ली है वही सामने नज़र आती है ना, जो चीज़ नज़र आती है वही बिकती है। आपने इतनी बड़ी बात कर ली, अभी आप कहते हैं मेरा मकसद ये नहीं था, तो आपका मकसद और क्या था? आप क्या दिखाना चाहते थे? मतलब एक नहीं, मैं उसको दोबारा वो नहीं डिस्कस करना चाहता, क्योंकि देखें आज अगर आपने उनकी बात सुनी हो, मलिक अहमद साहब भी उनके साथ बैठे हुए थे, हाफिज़ हुसैन अहमद साहब, तो उन्होंने वो पीडीएम का हिस्सा भी हैं और इस वक्त आप पता है जेयूआई जो है वो पीडीएम को लीड कर रहा है, लीड कर रही है। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब का नाम लिया कि वो आस्तीन के सांप निकले। अब आप देखें कि उन पीडीएम के अपने लोग, अब ये जो है ना, ये चीज़ें ठीक आप बिल्कुल, आपका हक है, आप अपोजिशन है, आप हुकूमत के खिलाफ आप जो मर्जी है करें, एहतजाज करें, जुलूस निकालें, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको तहफ़्फ़ुज़ दें। गो के मैंने शुरू दिन से, मैं 3-4 दिनों से कह रहा हूँ कि जब से ये वाक़या हुआ है पेशावर का, जो बच्चों पे अटैक हुआ है, मैंने रिक्वेस्ट की कि जी मेहरबानी करें ये पीडीएम का जलसा कुछ अरसे तक मुलतवी कर दें, क्योंकि हालात ठीक नहीं है। इसमें खुदा ना खास्ता कोई मुमकिन दहशत गर्दी हो जाए तो आवाम को क्यों इस्तेमाल करें हम। लेकिन वो उसका भी उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया कि जी अब हुकूमत घबरा गई है, हुकूमत ये होगी। हुकूमत क्यों घबराएगी? हमें पता है 11 जुबातों का अचार है, ये टूटने वाला है, ये बिखरने वाला है, ये चलने वाला तो नहीं है। अब अभी आप देखें पीपल्स पार्टी जो है आहिस्ता आहिस्ता साइडलाइन होती जाएगी, और जेयूआई का तो इतना बड़ा मौकफ कि वो लीड कर रही है। उन्होंने कहा कि आस्तीन का सांप, तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को आप देखें कि ये अपने आप को इन्होंने कमज़ोर कर दिया। अगर ये अवामी इशूज़ उठा के चलती तो उस पर तो देखें गवर्नमेंट ने कह दिया है, अवामी इशूज़ पे बात करनी हम तैयार हैं। अगर आप ये कहते हैं कि जी एहतसाब की बात हमारे साथ करें, कंप्रोमाइज, ये नहीं हो सकता। और आप मज़े की बात यह है कि दोनों पार्टियां करप्शन बचाने के लिए आवाम को इस्तेमाल करना चाहती है, अवामी इशूज़ को सामने लाना चाहती है। देखिए महंगाई का इशू है, बिल्कुल है, हम मानते हैं। हम कौन से कह रहे हैं कि नहीं है, और कौन से प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि नहीं है, वो खुद भी उसका एहसास है। और यही बात हम कर रहे थे। इंशाल्लाह गंदम पहुंच चुकी है, चीनी पहुंच चुकी है, कराची पोर्ट, अब ये कुछ अरसे में मार्केट आ जाएगी, ऑटोमेटिकली कीमतें गिर जाएंगी। लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि आप जल्द से जुलूस करके अपने इदारों को भी घसीटें और सब कुछ करें, और हुकूमत तो देश इससे ना हुकूमतें गिरती हैं ना हुकूमतें कमज़ोर होती हैं। मेहरबानी करें, जो वजाहत हुकूमत, अब ये वजाहत कर रहे हैं ना कि हमने वजाहत कर दी, हुकूमत मान ले। जब हम ये वजाहत कर रहे हैं कि हमने किसी को गद्दार नहीं कहा है, किसी ने अगर दरख्वास्त दी है तो उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हुकूमत ने तो डिसोन किया उसको। उसके बावजूद ये बात कर रही है हुकूमत गद्दार कह रही है, हमने किसी को गद्दार नहीं कहा। और मैं आज भी समझता हूँ कि जब तक कोई गद्दार ना हो उसको गद्दार नहीं कहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मलिक अहमद खान साहब, अगर हुकूमत भी आपको गद्दार करार नहीं दे रही और जिस किस्म के आपके बयानात हैं उस पर जो जनरल साहब बात कर रहे थे कि पार्टी के अंदर भी एक रिजनमेंट है, अब्दुल कादिर बलोच साहब भी जाना चाहते हैं पार्टी से, और भी मुमताज़ चमन साहब का भी एक बयान आ गया, कुछ लोग नाराज हैं इस वक्त मियां नवाज शरीफ की पॉलिसी से या लीडरशिप की पॉलिसी से? अच्छा देखिए मलिक साहब, बुनियादी तौर पे होता क्या है कि जैसे एक फॉर एग्जांपल, जैसे मैं ये समझूं कि जनरल साहब या फॉर इंस्टेंस शौकत भी इस बात पर कन्विंस्ड हैं कि ये इनका एक नरेटिव है और इनकी एक मैंडेट है, या ये कोशिश कर रहे हैं कि ये एंटी करप्शन पे काम करें, तो मुझे उस पर इस बात पे कन्विंस्ड हूँ। मैं भी इसी रियासत का शहरी हूँ और मैं कन्विंस्ड हूँ कि ये उसके लिए प्रोसिक्यूशन नहीं कर रहे, वो अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मैं ये समझूं कि ये परसिक्यूशन है
और ये अकाउंटेबिलिटी के नाम पे एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, और मैं भी उतना ही कन्विंस्ड हूँ जितना ये कन्विंस्ड है। तो फिर क्या होगा, नतीजा क्या निकलेगा? ये अपनी जगह पर है, मैं अपनी जगह पर हूँ। और फिर जब स्टेट का ऑपरेटर्स एज अ होल देखिए ना, मुझे आज तक ये मंतक समझ नहीं आई कि वो कौन सा इख्तियार था इलेक्शन कमीशन के पास जिसने आखिरी साल के अंदर मेरे सारे फंड्स फ्रीज कर दिए। वो कौन सा इख्तियार था सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है, किस रूह से उन्होंने एग्जीक्यूटिव को ताला लगाकर सारी जुडिशियल इंक्रोचमेंट कर दी। तो उस पर कोई डिसीजन भी नहीं था, कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग भी नहीं थी। ठीक हो गया। एक सो मोटो एप्लीकेशन पे उठाया और उठाकर पूरी गवर्नमेंट की वर्किंग क्लैप्स कर दी। ऐसे थोड़ी होते हैं। जब अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी ट्रिम हो रही हो तो मैं नैब पे एतराज न करूं, जिसके जरिए मेरे लोगों जिसके जरिए मेरी पार्टी के लोगों की लॉयल्टीज विन ओवर की जा रही है। अच्छा, अब अगली बात इससे आगे जब हम चलते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये पॉलिटिकल पोजीशनिंग चाहे मेरी हो या किसी और पार्टी की हो, उस पॉलिटिकल पोजीशनिंग में आपका जो नेशनल डिस्कोर्स है वो बाज़-औक़ात इतनी हैजान पैदा कर देता है कि आपको वहाँ पर कुछ ऐसी जरूरत पड़ती है जिसकी बुनियाद पर जो हायर अप्स हैं वो अपनी पार्टीज में, अपनी पॉलिटिक्स में, अब गवर्नमेंट अगर टेम्परेचर बढ़ाएगी तो मैं तो कम नहीं कर सकता सियासी दर्जा हरारत। अच्छा, अब ये बात रह जाए कि इस पूरे मामले के अंदर जो भी ये बहस खुली और कहाँ से बात चली जाती है, तो जब मैं इस बात पे कन्विंस्ड होऊंगा कि ये जो जिस चीज को ये अकाउंटेबिलिटी और प्रोसिक्यूशन कह रहे हैं वो एक एब्सोल्यूट प्रोसिक्यूशन और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, चले इसी पर आप ऐसे कर लें कि एक चेक लिस्ट प्रोवाइड कर लें और उस चेक लिस्ट के साथ आप तयन करवा लें किसी तीसरे फरीक से जो ये तय कर दे कि यहाँ पर कहाँ ज्यादती नहीं हुई। क्या एहतसाब एक तरफा और लॉपसाइडेड है? क्या ये आसिफ सईद खान खोसा एज चीफ जस्टिस नहीं कह करके? क्या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो भी आ रही हैं वो इस एहतसाब पे सवालिया निशान नहीं उठा रही? क्या सेडिशन का पर्चा लाहौर में जो दिया गया, कभी गवर्नमेंट की अप्रूवल के बगैर सेडिशन के पर्चे मलिक साहब दिए जाते हैं? और अगर गवर्नमेंट को ये नहीं पता कि गवर्नमेंट कौन है तो फिर इस गवर्नमेंट को बहैसियत गवर्नमेंट रहने का हक नहीं है। ठीक है मलिक साहब, मुझे छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेनी है। आई एम सॉरी, मुझे आपको कट करना पड़ा। कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर इस पे बात करेंगे कि अब इस सूरत हाल से निकलने का हल क्या है। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। जनरल साहब, जरा ये बताइएगा, प्रोग्राम का वक्त बड़ा मुख्तार बचा है, अगर आप शॉर्ट बता सकें कि इस सारी सूरत हाल से निकलने का रास्ता आप कौन सा तजवीज़ करते हैं? आखिर कोई ना कोई हल तो होना चाहिए मौजूदा सूरत हाल से निकलने का। जी, मैं अपना जो मेरे ज़हन में आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसको मैं कहता हूँ सिस्टम रीसेट। और सिस्टम रीसेट का ये मतलब नहीं है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील करें किसी चीज़ को। जो कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड्स हैं कुछ, वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे ख्याल में उनको पूरा करने की ज़रूरत है। सबसे पहले ये कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने अंदर जमहूरियत लेकर आएँ और मौरूसी जमहूरियत से जान छुड़वाएं। उसके बाद ये है कि जो जुडिशरी है इसमें जो एफिलिएटेड लॉयर्स आके जजेस बन जाते हैं, इस सिस्टम को तब्दील किया जाए। बाकायदा एक अच्छा कार्डर होना चाहिए जुडिशरी का जो नीचे से लेके ऊपर तक जाए। थोड़ी बहुत जो है ना लेटरल एंट्री हो सकती है। मीडिया इस बात पे ना मुसर हो कि हम जो भी कहें, सोशल मीडिया और मेन मीडिया, कि हमें ना रोक कोई हमारे नहीं होनी चाहिए, उनके भी कोई निज़ाम होना चाहिए। ठीक हो गया। उसके अलावा फ़ौज भी ये तासर ख़त्म करे कि जी वो जो करते हैं सो कॉल्ड इंटरफेरेंस, क्योंकि मैं तो कभी इंटेलिजेंस में रहा नहीं, उससे वो भी तौबा करे और पीछे हटे। उसके बाद मुल्क को छोटे सूबों में, गवर्नेबल सूबों में डिवाइड किया जाए। जो है पुलिस और ब्यूरोक्रेसी, उनको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से दूर रखा जाए, उनको इस्तवार किया जाए आर्म्ड फोर्सेज की लाइन के ऊपर, ताकि वो एफिशिएंटली ये सारा काम कर सके। ये सारे काम अगर ना हुए, आप सोने का बंदा ला के बिठा दें, ये मुल्क नहीं चल सकता। इसके लिए ये काम आपको करने पड़ेंगे और इसके बगैर कोई चाराकार नहीं है। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, हुकूमत में रहते हुए आप क्या समझते हैं मौजूदा इस बहरान से निकलने का रास्ता क्या है? देखिए, मेरे ख्याल से मुज़ाकरात वाहिद रास्ता है। जो इश्यूज़ टू इश्यूज़ मुज़ाकरात होने चाहिए और जो भी अवामी इश्यूज़ हैं इस वक्त, देखिए वाकई इलेक्शन तो अपने टाइम पे होते हैं और हमेशा होते रहेंगे।
लेकिन जो इश्यूज हैं इस मुल्क के अंदर, महंगाई है जिससे लोग हम कहते हैं परेशान हैं, उस पर बैठकर बात हो सकती है। अगर वो चाहते हैं कि अवामी मसाइल हल हों तो और बेहतरीन उसका जो इश्यूज़ का है वो है पार्लियामेंट को अहमियत दी जाए और मिलकर अपोजिशन गवर्नमेंट दोनों उसको अहमियत दे तो इंशाल्लाह मसाइल हल होंगे। मलिक अहमद खान साहब, पार्लियामेंट बैठ के मसले हल कर लें। शौकत साहब कह रहे हैं कि एहतसाब को छोड़ के तमाम मसाइल पर बातचीत हो सकती है। जी, ये बिल्कुल इसमें एक ग्रैंड इसमें एक डायलॉग की जरूरत है जिसमें इन सारी बातों का अहाता होना चाहिए जो गवर्नेंस के, पॉलिटिक्स के, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के, इंक्रोचमेंट्स के, इन सारे मामलात को तय करें। ये दुरुस्त है बात। और मुस्लिम लीग नवाज रेडी होगी इन तमाम मुज़ाकरात में शामिल होने के लिए? देखिए, मैं कोई पार्टी पॉलिसी या स्टेटमेंट तो नहीं दे सकता।